जय हिंद जय भारत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आपको बताया गया था ये कक्षा 10 का जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आज हम लेकर आ गए हैं जो है वीडियो किसका, अनसॉल्व पेपर जो है उसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर आप अनसॉल्व पेपर नहीं लिए हैं तो जाकर खरीद लीजिए। आप जो है पूछेंगे कि सर आप किस जो है प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, तो कोई भी प्रकाशन लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम पेपर देता है। हम जो लिए हैं वो अरिहंत का है, ठीक है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो जाके दुकान भी किसी भी दुकान से ले लीजिए, ठीक है। अरिहंत का जो है विज्ञान का अनसॉल्व पेपर है। इसमें जो है 2025 का जितना पेपर दिया गया है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो पहला सेट है, पहले सेट में 2025 का जो है कोड जो था 800 कितना है 24 है, ठीक है। इसी का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, कौन सा प्रश्न भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, उसको सॉल्व कराया जा रहा है। ये जो पहला वीडियो आज बनेगा ये बहुविकल्पीय प्रश्न का बनेगा, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें जो है लिखने वाले सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वर्णनात्मक, ठीक है, जिसका आंसर आपको लिखना रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल पेपर में ही बताया गया है कि जो 10th का एग्जाम होता है उसमें 2 भाग होता है। एक होता है MCQ जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, बाकी जो 50 नंबर का क्वेश्चन होता है वो लिखने वाला होता है। तो इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा, MCQ का बताया जाएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में, ठीक है, जो है लिखने वाला जो है उसको सॉल्व कराया जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम पूरा पेपर जो है एक ही वीडियो में अगर सॉल्व करा देंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव क्लास नहीं चल रहा है, तो इसलिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक पेपर को 2 भागों में रिकॉर्ड किया जाएगा, एक है MCQ और दूसरा क्या होगा, वर्णनात्मक, ठीक है। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, कि किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, देखिए ध्यान से समझिए, किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बना है वो क्या है, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। ध्यान से समझिए, कोई अवतल दर्पण है, कोई क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और उस अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो दर्पण के सामने जो वस्तु है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, एकदम समझ लीजिए। अगर आप पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कह रहा है क्या, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। बिंब मतलब होता है वस्तु, ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब मतलब होता है, ठीक है। और ये बिंब जो होता है वो वस्तु होता है, और जो वस्तु का दूसरा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो बिंब का मतलब क्या होता है भाई, वस्तु होता है, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो बिंब है, बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, पहला जो ऑप्शन दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, वक्रता केंद्र पर, तीसरा दिया वक्रता केंद्र से परे, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो भैया डी वाले पे टिक आप लगा लीजिए, क्योंकि जब अवतल दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है, किसमें, ध्रुव, ठीक है, तथा मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप जो है डी वाले को एकदम क्या करिए, टिक लगा दीजिए, मोहर लगा दीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंसों दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभावता है, मतलब एक दर्पण है और दूसरा क्या है, लेंस है, ठीक है। और दोनों की जो फोकस दूरियां हो कितना है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस कौन सा है, मतलब अवतल है कि उत्तल है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें कह रहा है क्या, कि जो लेंस है वो भी उसका भी कितना है, -15 है, ठीक है। और जो दर्पण है उसका भी क्या है, -15 है। तो भैया अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है। और अवतल लेंस ही होता है जिसका फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होती है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, दोनों अवतल, दोनों अवतल, यानी ए वाले पे क्या करिए भैया, मोहर लगा दीजिए, एकदम टिक लगा दीजिए कि इसका अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों ही होगा, ठीक है। तो ए वाले पे टिक लगा दीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय
आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? भैया देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? भैया पहली बात बता दें क्या कि जब आप किसी अक्षर को देखते हैं, किसी अक्षर को देखना, कोई छोटा छोटा अक्षर होता है तो आप उसको देखते हैं तो क्या करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं। और किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर छोटे अक्षरों को बड़ा अक्षर में देखना है, यानी छोटे अक्षरों को स्पष्ट पढ़ना है, तो क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में दो चीज़ यहाँ पे है, एक तो 50 फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और एक तो 10 फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। तो कहेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो हम बता दें भाई, जो फोकस दूरी होता है, जो आवर्धन होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या कि एक घटता है तो एक बढ़ता है। तो जितना कम फोकस दूरी रहेगा तो लेंस की आवर्धन क्षमता उतने अधिक रहेगा, ठीक है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सी वाला आपका क्या है? ऑप्शन सही है, यानी इसका तीसरे का जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, ठीक है। समझ में आया ना? तो क्या करेंगे? सी वाले पे टिक लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, ठीक है। सी वाले को एकदम क्या करिए? फिक्स कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बजा बजा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समझ में आया ना? तो आप अगर समझ के पढ़ेंगे, एकदम दिमाग लगा के पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप रट्टा मारेंगे और ये सोचेंगे कि जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है वही आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है और आंसर वही रहेगा। मतलब क्या कि आप समझ कर पढ़ेंगे तो 90% आप अच्छे अंक ले आएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्या है। ये हो गया चौथा जो है, देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? भैया रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है, से ये चैप्टर है। और क्या पूछ रहा है कि जो मानव नेत्र जो होता है उसमें जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं, पुतली कहते हैं, या दृष्टिपटल कहते हैं? तो भैया इसका सही आंसर जो है वो क्या है? दृष्टिपटल है। क्या है? दृष्टिपटल। इसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? कमेंट में बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या? दृष्टिपटल है, ठीक है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्या कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक है, यानी जो दो चालक तार है, ठीक है, जिनमें लंबाई और व्यास क्या है? समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में क्या है? संयोजन किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो भैया 1:2 दिया है, 2:1 दिया है, 1:4 दिया है, 4:1 दिया है। तो इस पर आप भैया सी वाले पर मोहर लगा दीजिए, सी वाले पर क्या करिए? ठप्पा लगा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं क्या? अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो भैया मोटर से तो लाइट बनती नहीं है, अमीटर से भी नहीं बनता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से भी नहीं बनता है, ठीक है। एक ही बच रहा है वो है जनित्र। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, और जनरेटर से ही लाइट बनाया जाता है। मतलब क्या? छठवें क्वेश्चन का आप ए वाले पर मोहर लगा दीजिए, यानी जनित्र ही है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, ठीक है। 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। दूसरा दिया गया है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। और तीसरा दिया गया है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। और फिर चौथा दिया है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो भैया हम बता दें, आप सुने होंगे क्या? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आप पढ़े होंगे, ठीक है। यही नियम इस पर लागू होगा। और जो ऑप्शन इसका सही है, डी वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? डी वाला जो होता है सही है, ठीक है। ऐसा ये है कि जो तार का जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो वृत्तीय बनता है। कैसा बनता है? वृत्तीय बनता है। और जब वृत्तीय बनता है तो केंद्र में क्या होता है भैया? केंद्र में क्या होता है? तार होता है। समझ में आया ना? तो डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उपभाग दूसरा है केमिस्ट्री का। अभी तक जो आप देख रहे थे क्या था? फिजिक्स था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 1 बिलियन जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ध्यान से समझिए, क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। मतलब क्या है? क्षार है,
ठीक है। तो इसका पीएच मान क्या होगा, ध्यान दो, अगर नीला लिटमस को लाल करता है तो अम्ल होता है, और लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है तो क्षार होता है। तो ए दिया है 1, बी दिया है 6 और सी दिया है 3 और डी दिया है कितना 8। 1, 6 और 3 ये तीनों क्या भाई, अम्ल है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है ना, तो डी वाले का बटन दबा दीजिए, यानी डी वाला क्या है आपका सही है, जो है इसका आंसर होगा कितना 8। जो वो विलयन है वो क्या है, क्षारीय है, और क्षारीय जो होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। ध्यान दीजिए, ये जो जिंक है ये धातु है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये क्या है भाई, अम्ल है। तो जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है तो क्या निकलता है भाई, हाइड्रोजन गैस। तो अगर कहीं ऑप्शन में हाइड्रोजन है तो वही क्या है, सही है। तो डी वाला जो है आप सही लगा दीजिए, डी वाले का बटन एकदम बिल्कुल सही है। जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। देखिए जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का होता है, एल्कीन का होता है और एल्काइन का होता है, ठीक है। एक तो होता है CnH2n, दूसरा होता है CnH2n+2 और तीसरा होता है CnH2n-2। तो जो -2 वाला होता है वही सही होगा, यानी CnH2n-2 यही आपका क्या है, एल्काइन का सूत्र है। यानी डी वाला ऑप्शन आप क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए, ठीक है। एल्काइन जो होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कह रहा है क्या कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। तो एक में दिया है OH, OH जो होता है एल्कोहल का होता है, ठीक है। और फिर जो है दिया है क्या, COH, ठीक है। और फिर दिया है क्या, CO, और फिर दिया है COOH, ठीक है। तो इसमें जो है बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या भैया, सही होता है, क्योंकि एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक होता है वो होता है क्या, CHO होता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या कर दीजिए आप भाई, सही कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से, ध्यान से फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो भैया पारा विस्थापित नहीं करता है, कॉपर विस्थापित नहीं करता है, पीटी विस्थापित नहीं करता। तो ए वाला ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम और जिंक जो है ये अम्लों में से क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। देखिए कीटोन जो होता है उसमें क्या होता है, CO होता है, क्या होता है भाई, CO होता है। तो पहला नहीं है, दूसरा भी कीटोन नहीं है और तीसरा भी कीटोन नहीं है, ठीक है। चौथा यानी डी वाला ऑप्शन आप क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए, CH3COCH3। तो इसमें क्या आ रहा है भाई, CO आ रहा है। तो जब CO आता है तो वही क्या होता है, आपका कीटोन समूह होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। भैया देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र में हम आप लोग को जो है बताए हैं, कई बार बता चुके हैं कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं जो बाहर निकाल जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। तो भैया देखिए अमाशय जो है ये पाचन तंत्र में आता है। प्लीहा एक ऐसा स्थान है जहाँ रुधिर का क्या होता है, जो है एकत्रित होता है, या फिर कह सकते हैं क्या, रुधिर स्टोर होता है। हृदय जो है ये पंप का कार्य करता है। वृक्क जो है ये क्या है, उत्सर्जन का कार्य करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, सॉरी बी बोल दिए, डी है। तो डी वाला ऑप्शन है, आप क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए, डी वाले पर क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बी वाला दिया है कोशिका द्रव्य में, सी दिया है केंद्रक में,
केंद्रक द्रव्य में, और डी क्या दिया है, लाइसोसोम में दिया है। तो भैया इसमें जो है बी वाले पर आप क्या करिए, सही का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का जो है पाइरूवेट अणु में जो विखंडन होता है वो किस में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है क्या? तो ध्यान दीजिए, पहला है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, ठीक है, या खंडन। तो क्या कह रहा है कि कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है भैया पुनरुद्भवन, यानी सी वाले ऑप्शन पर मुहर लगा दीजिए, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित है? बीजांड है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकण है। तो भैया बीजांड ही क्या होता है, बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वह क्या कहलाता है? पहला लक्षण, दूसरा जीन, तीसरा जीनोटाइप, चौथा एलील। तो डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जीन। तो आप क्या करिए, बी नंबर पे यानी बी वाले पे क्या करिए भैया, अपना मोहर लगा दीजिए, यानी बी वाला इसमें क्या है, सही है। ठीक है, फिर 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो पहला है घास स्थल, वन, मरुस्थल, मानव निर्मित कृषि भूमि। तो क्या कह रहा है, कृत्रिम पारितंत्र, यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो भैया इस पे डी वाला आप क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए, डी वाले पर मोहर लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? देखिए बजाता है, बहुत तगड़ा बजाता है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो भैया ऑक्सिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, और जिबरेलिन भी क्या है, पादप हार्मोन है। तो एक है थायरॉक्सिन, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथ में बनता है। ठीक है, यही जो है क्या है, पादप हार्मोन नहीं है। यानी आप क्या करिए भैया, सी वाले पर मोहर लगा दीजिए। किस पे मोहर लगा दीजिए भैया, सी वाले पर मोहर लगा दीजिए, एकदम बिल्कुल सही। तो जो है इसमें 20 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। पहला जो सेट था 2025 का, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर में, ठीक है, कोड नंबर कितना था, 824 था। तो इसमें से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब ये पहला भाग है। दूसरा भाग जो है जिसमें आपको क्या करना है, वर्णनात्मक लिखना है, यानी लिखित वाले में से आपका क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।